नमस्कार। आज मैं कुछ जानकारी साझा करूंगा और यह एक मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में जानकारी है। और ये जो मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम में इन्वेस्टिगेशन होता है और कैसे आदमी गलती करता है उस विषय में जानकारी है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि गलत आदमी चालाकी से या मुझसे कुछ सीख कर सही क्लेम ले ले। मैं गलत चीज़ को कभी बढ़ावा नहीं देता हूँ, मेरी ये कोशिश नहीं होती है। लेकिन मेरी कोशिश ये ज़रूर है कि सही आदमी को सही क्लेम मिल जाए और सही आदमी को मतलब बिना वजह या किसी गलत वजह से जो भी उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाए, उसे बचने से या मतलब लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ये मेरा उद्देश्य है और इसी क्रम में आज का वीडियो है। तो अभी मुझे करीब 3-4 दिन पहले राजस्थान में एक जगह फलोदी, जो जैसलमेर और बीकानेर के बीच में है। और अगर जोधपुर से फलोदी होते हुए भी जैसलमेर या बीकानेर जाया जा सकता है। मैं फलोदी में भी गया हुआ हूँ और बड़ी अच्छी रोड है। ये जो है बीकानेर से जैसलमेर के लिए या उसे जैसलमेर टू दिल्ली नेशनल हाईवे भी कह सकते हैं। तो मैं उससे एज ए कार चलाकर 2 बार शायद उस फलोदी से मैं 2 या 4 बार गुजरा भी हूँ। और तो यहाँ से मुझे एक साहब का फ़ोन आया और वो साहब भारतीय सेना में कार्यरत हैं और लेह लद्दाख क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग है। तो आर्मी का जो एक कठिन जॉब तो है ही और सम्मानित जॉब है, देश की रक्षा करते हैं। तो उनकी उनसे संबंधित एक गाड़ी के क्लेम के विषय में उनका फ़ोन था। उनकी गाड़ी अभी कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुई और उनकी गाड़ी एक निजी क्षेत्र से उनकी गाड़ी का बीमा था। गाड़ी उनकी नहीं थी, गाड़ी उनके भांजे के नाम थी और भांजे की ही गाड़ी थी। लेकिन जैसे रिलेशन में गाड़ी दे देते हैं तो वो भांजे ने गाड़ी इनको दी हुई थी कुछ किसी काम से जो भी है। इनकी वाइफ उस गाड़ी को चला रही थी और चलाते वक्त एक्सीडेंट हो गया पॉलिसी पीरियड में। और ये फिर उस गाड़ी सामने से लगी, ठीक ठाक नुकसान था उसमें, लगभग 2.5-3 लाख रुपए का लॉस है। जो एक मल्टी ब्रांड टाइप के वर्कशॉप पे ये अपनी गाड़ी को लेके गए। सभी संबंधित जो क्लेम पेपर्स वर्कशॉप के माध्यम से बीमा कंपनी को दिए गए और बीमा कंपनी ने एक अप्रूव सर्वे साहब को अपॉइंट किया, उन्होंने सर्वे किया। उसके बाद बीमा कंपनी ने साहब इस क्लेम केस में एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर को नियुक्त किया। और इन्वेस्टिगेटर साहब एक राजस्थान के बड़े शहर से दूर से इनसे बातचीत करके इनसे मिलने के लिए समय लेकर फलोदी आए और फलोदी में आकर इनसे मिले। हालांकि बीमा कंपनी ने इन राइटिंग इनको कोई इंफॉर्मेशन वो सो कॉल्ड जो इन्वेस्टिगेटर साहब थे उनके अपॉइंटमेंट की नहीं दी थी। इन्वेस्टिगेटर साहब ने फ़ोन करके बताया था कि हमें बीमा कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त किया है। खैर कोई नहीं साहब, तो जो इन्वेस्टिगेशन फर्म थी, जिसे मैं सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन फर्म कहता हूँ, तो उनके यहाँ से एक उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, वो इनसे मिले, इनसे बड़े अच्छे से बातचीत की, उन्होंने प्लेस ऑफ एक्सीडेंट देखा और जो पेपर्स हैं वो लिए। और फिर जो इनकी वाइफ थी जिनसे एक्सीडेंट हुआ उनसे एक्सीडेंट के बारे में पूछा, एक रिटन स्टेटमेंट लिया। और फिर इन साहब की बारी आई और वो बड़ा जो रिप्रेजेंटेटिव आया था इन्वेस्टिगेशन फर्म का, वो बड़ा पोलाइट था, बड़ी इनकी रिगार्ड कर रहा था, कह रहा साहब आप फौजी आदमी हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और मैं साहब आपके किसी काम आऊँ और मैं साहब हम तो आपकी वजह से हैं, ये सब इस तरीके से मतलब काफ़ी वो अच्छी बातें कर रहा था। तो ये भी उससे प्रभावित थे कि साहब चलो अच्छा ही आदमी मदद करेगा। तो जो जब इनका जिनका मुझे फ़ोन आया, यानी जिनसे एक्सीडेंट हुआ, इनकी वाइफ, उनके हस्बैंड ये, और
उनका स्टेटमेंट लिया गया तो उन्होंने बताया, उन उस जो रिप्रेजेंटेटिव था इन्वेस्टिगेशन फर्म का, उसने कहा साहब ऐसा है, आप ये गाड़ी किसकी है? उसने बताया साहब गाड़ी तो मेरे भांजे की है, हमने तो अपने कुछ काम के लिए उससे ले ली थी, रिश्तेदारी का मामला है। तो उसने कहा साहब आप एक काम करो, ये क्लेम बड़ा आसानी से मिलेगा, कुछ फॉर्मेलिटी है, आप ऐसा करो कि ये लिख दो ये गाड़ी आपकी है, आपने इसे खरीद लिया और आपने इसे दिखा दो कि 3 महीने पहले 3 लाख रुपए में इसे खरीद लिया था और पेपर अभी इसके ट्रांसफर नहीं कराए हैं। तो उन्होंने कहा साहब ये तो सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा अरे नहीं कोई नहीं साहब, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्लेम बड़ी सरलता से हो जाएगा और हम बहुत आसान, क्लेम हमने देना है आपने लेना है, आप ये लिख के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साहब ये साहब जो थे, जो एक फौजी हैं, वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और उन्होंने जैसे जैसे वो बोलता गया वो इमले की तरह बोलता गया और ये लिखते गए। इन्होंने जो सच है उसे छोड़ दिया, सच का साथ, और उसके कहने से लोभ लालच, या लोभ लालच भी कुछ नहीं, या यूं कह सकते हैं कि उसकी बातों में आ गए और सोचा सरलता से काम हो जाएगा, ये हमारी इतनी रिगार्ड भी कर रहा है तो इसकी बात मान लेते हैं, जैसा ये कह रहा वैसा लिख देते हैं। लेकिन जो लिख रहे थे वो झूठ था, और ऐसा नहीं लिखना चाहिए। किसी भी कोई भी हर चीज़ का एक लॉजिक होता है, वैसे ही आप किसी के कहने से कुछ भी लिख दें, ये जीवन में ठीक नहीं है। इन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया और उसके अनुसार जो जो उसने बोला वो लिखा कि साहब ये 3 महीने पहले ये गाड़ी हमने खरीद ली थी, 3 लाख रुपए में खरीदी, और इसके पेपर हमने ट्रांसफ़र नहीं कराए, और ये मेरी वाइफ से फला फला तारीख को ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गई। इन्होंने वो स्टेटमेंट उनको दिया, वाइफ का कॉज ऑफ एक्सीडेंट के विषय में हो गया, और यहाँ तक कि इन्होंने जो स्टेटमेंट लेके दी उसकी कॉपी तक भी नहीं ली। उसके बाद वो साहब चले गए, समय थोड़ा बीता बीता, उसके बाद इन्हें पता लगा कि बीमा कंपनी ये क्लेम को नो क्लेम कर रही है, और रिगार्डिंग जो इन्होंने लिखा कि ये गाड़ी खरीद ली। खैर इनको और ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर इन्होंने यूट्यूब पर कुछ इस तरीके के वीडियोस देखे, उसमें से मेरा वीडियो भी देखा, और जब मेरा वीडियो देखा तो इन्होंने मुझे मेल की, मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दी, और फिर इन्होंने मुझसे फ़ोन पर बातचीत की। तो मैं जब इन्होंने बताया, मैंने कहा साहब बीमा कंपनी तो आपका क्लेम या तो रेप्यूडिएट कर दिया है, और नहीं किया तो कर देगी, पक्का करेगी। और मैंने कहा आप साहब एक फौजी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको आपने गलत क्यों लिखा? आपको लिखना ही नहीं चाहिए था। जो सच है और सही है, सच वो लिखना सही होता है, बेहतर होता है। और आपने झूठ लिखा उसके कहने से और आप फंस गए। कह रहे साहब बस हम क्या बताएं, हमारा कभी क्लेम का वास्ता नहीं पड़ा, और जैसा उसने कहा हमने सीधे स्वभाव वैसा वैसा लिख दिया कि शायद सरलता से और आसानी से इन्हें इन्हें क्लेम देना है और मिल जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को ऐसा लिखते देखा, मैंने कुछ एडवोकेट्स को भी जिनके क्लेम आए उनको भी ऐसे लिखते देखा। इन्होंने बाद में मुझसे चर्चा की तो मुझे पता चला। तो ये वैसे बड़ी अफसोसजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सही और सच ही लिखना चाहिए जो भी है। सच सच बहुत मजबूत होता है और झूठ कमज़ोर होता है, और यहाँ तो बिना वजह झूठ लिखा गया, जबकि ये सच्चाई नहीं थी। और इस वजह से जो बीमा कंपनी है वो इनका क्लेम रेपुडिएट कर रही है, वो बोलेगी ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं बनता, चूँकि आपने गाड़ी बिक चुकी है, तो इस तरीके से वो कह के इस क्लेम को रेपुडिएट करेगी। लेकिन खैर जब ये सब बातें हुई, मैंने कहा साहब बीमा कंपनी, अभी नो मुझे सलाह तो देनी थी, मैंने कहा बीमा कंपनी तो आपकी ये निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी है और मैं जानता हूँ ये बिल्कुल क्लेम आपका रेपुडिएट करेगी। लेकिन चूंकि गाड़ी अभी जो मालिक है उन्हीं के नाम है, और इंश्योरेंस पॉलिसी भी उन्हीं के नाम है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है बीमा है वो अभी सेम ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और अगर मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग जो ओनर की परिभाषा है, ओनर वो है जिसका रजिस्ट्रेशन में नाम है। तो टेक्निकली चाहे खरीदी या नहीं खरीदी जो भी है, ऑन पेपर
जिसके रजिस्ट्रेशन पेपर पर जिसका नाम है वही गाड़ी का मालिक है, ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी कहा है कि गाड़ी का मालिक वो है जो जिसके नाम आरसी में पेपर है, और वही उस गाड़ी के लिए जिम्मेदार होगा अगर कोई फर्दर थर्ड पार्टी लोड या कोई और भी कुछ किस्म का कुछ बात होती है या कोई क्राइम होता है, उसके लिए जो आरसी में मालिक है वही जिम्मेदार होगा। तो आपकी गाड़ी में कोई पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका किसी भी टर्म एंड कंडीशन का वायलेशन नहीं हुआ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट सेम है। आप रिश्तेदार हैं, आपकी बहन के लड़के के नाम गाड़ी है, आप चालान हैं या आपने रखी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ये जो है ना कोई पेमेंट की डिटेल है इसमें कि आपने कहाँ पेमेंट दिया कहाँ नहीं दिया। और एक आदमी ने आपसे अगर लिखवा लिया तो उससे ये नहीं हो जाता कि ओनरशिप चेंज हो गई है, गाड़ी के मालिक आज भी जिनके नाम रजिस्ट्रेशन पेपर में नाम है वही गाड़ी के मालिक हैं। तो मैंने क्या इसके लिए आपको बीमा पहले बीमा कंपनी से शिकायत करनी पड़ेगी, और उसके बाद मैंने कहा वैसे बहुत कम उम्मीद है कि बीमा कंपनी माने। उसके बाद आपको ये शिकायत फिर बीमा लोकपाल ऑफिस, जो कि आप फलोदी राजस्थान के हैं, तो आप जयपुर में आपका बीमा लोकपाल ऑफिस है, आप वहाँ ऑनलाइन तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक दिन सुनवाई होगी, आपको आपके भांजे को जाना होगा उस सुनवाई में और वहाँ अपना पक्ष रखना होगा। तो हो सकता है 50-50% चांस है कि वहाँ से क्लेम आपको मिल जाए। और अगर आप किसी कोर्ट में जाएंगी, कंज्यूमर कोर्ट या सिविल कोर्ट में, तो लगभग लगभग पूरे चांस हैं कि आपका क्लेम मिल ही जाएगा। ये अलग बात है कि कोर्ट में समय ज़्यादा लगता है। बाई चांस एक कोर्ट में नहीं मिला है तो नेक्स्ट लेवल पे या उसके नेक्स्ट लेवल पे ज़रूर मिल जाना चाहिए, ऐसा मैंने उनसे कहा। और मैंने कहा जैसा ये आपका डिस्प्यूट है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कोर्ट केस के उदाहरण हैं जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और मैंने शेयर किए भी। आप उनकी सहायता से आप अपनी केस को लड़ सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन कीजिए, अपनी शिकायत लिखिए, अपना पक्ष रखिए, तो आपको चांस बेहतर होंगे। और वैसे मैंने खुद भी एक क्लेम केस यहाँ नोएडा में इसी किस्म का केस था, और वो उसके लिए वो गाड़ी टोयोटा की गैलेंजा थी, शायद मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाया था। उसमें भी कुछ इस तरीके से ही मैटर था। तो जो स्टेटमेंट दिया गया था, लेकिन ऑन पेपर मालिक और इंश्योरेंस में पेपर एक ही थे। और फिर कम्युनिकेशन किया गया, गाड़ी को ठीक कराया, काफ़ी लंबा समय लगा। और वो बीमा कंपनी ने फिर एक आपसी समझौता किया दोनों पक्ष ने मिलके। उसमें वो 75% ऑफ आईडीवी जो 75% ऑफ जो भी एडमिसिबल क्लेम था उसके लिए वो राजी हो गई। इधर इंश्योर्ड भी राजी हो गया कि ठीक है 75% क्लेम मिल रहा है। तो 75 उसमें गाड़ी ऑन बिकी थी, लेकिन ऑन पेपर एक ही मालिक थे, और वो पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर थे एक उसमें। तो बिकी क्या थी, जैसे कोई एक कि भाई ये गाड़ी तुम रख लो, इस तरीके से वो मैटर था। तो उसमें वो सारी जानकारी दी गई। जब बीमा कंपनी तैयार हो गई, जब गाड़ी रिपेयर हो गई और उन्होंने बार बार बहुत सारी मेल लिखी, उसमें करीब 1-2 महीने लगे। फाइनली लास्ट में बीमा कंपनी 75% ऑफ जो भी एडमिसिबल क्लेम था उसका देने को तैयार हो गई थी, और वो वहाँ निमट गया था। ऐसे ही ये जो केस है इसमें भी इसी तरीके से बीमा कंपनी भी निपटा सकती है, लेकिन उसकी मुझे उम्मीद काम है। बीमा लोकपाल में अगर सही से सुनवाई हुई तो वहाँ 50-50% का चांस है, और कोर्ट में तो बिल्कुल बेहतर चांस है मेरे नज़रिए से। तो जो ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मकसद था ये टॉपिक का, वो ये था कि आजकल इन्वेस्टिगेशन बहुत होती है, तो आप सही और सच के साथ जाएं। और पहले जो भी आपसे सवाल पूछ जो इन्वेस्टिगेटर आए, सबसे पहले तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए उनके लेटर नहीं, बीमा कंपनी से मेल पे या लेटर पे लिखित तौर पे मांगिए कि वो आपको लिखित में मेल पर दे कि उन्होंने ये फला आदमी को ये लगाया को अपॉइंट किया है, तब उसको एंटरटेन करें। लेकिन पहले बीमा कंपनी से उसके लिखित में जानकारी लें कि ये साहब कौन है और किस लिए इनको अपॉइंट किया। तो वो ट्रांसपेरेंसी के नज़रिए से ये बीमा कंपनी को बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर है
वो एक थर्ड पार्टी है, ठीक है, उनको एंटरटेन कीजिए, लेकिन पहले बीमा कंपनी उनकी इंफॉर्मेशन दे, फिर उनको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो सोच विचार के समझ के तब दें। किसी की बातों में आके ऐसे ही कोई भी गलत जानकारी बिल्कुल ना दें, क्योंकि कई बार सब कुछ सही होता है और बिना वजह झूठ बोलने की वजह से क्लेम रेप्यूडिएट हो जाता है या कुछ कम हो जाता है या फालतू में मुसीबत आ जाती है, जबकि सही और सच्चे होने पे वो बड़े आराम से मिल जाना था। ये गलती कई बार इंश्योर्ड खुद और उसी सलाह लेके भी कर देता है। और कभी कभी कुछ इस तरीके के लोग भी होते हैं कि वो बहका फुसला के इस तरीके से लिखवा लेते हैं, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं। तो इसलिए आप होशियारी से सही तरीके से जवाब दीजिए, समझिए आपको कोई चीज़ क्यों पूछ रहा है और आप उसके लिए झूठ क्यों लिखें। तो सच और सही बेहतर है। तो इसलिए अगर कभी भी आपका कोई क्लेम केस हो और उसमें ये इन्वेस्टिगेशन हो, तो आप बीमा कंपनी से जानकारी लीजिए, हर चीज़ को लिखित में दीजिए, रिसीविंग लीजिए, जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी कॉपी अपने पास भी रखिए। और अगर आप सही से और थोड़ा होशियारी से सोचकर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। तो जैसे ये इन साहब को आ गई, इन्होंने बिना वजह उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर झूठ झूठ लिखा जो नहीं लिखना चाहिए था, और जिसकी वजह से एक मुसीबत आ गई, जो क्लेम आसानी से मिल जाना था अब एक लंबे जद्दोजहद के बाद वो मिल पाएगा। तो ये आज के वीडियो का मेरा मैसेज है। और अब ये काफ़ी लंबा हो गया है, अब इसको विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।